अच्छा, एक सवाल है, भारत में सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है? इतनी शक्तिशाली कि अगर वो कोई कानून बना दे तो पूरे देश को, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी उसे मानना पड़ता है। आज हम उसी शक्ति के केंद्र यानी भारतीय संसद के हर पहलू को समझेंगे, जहां से एग्जाम में पक्के सवाल आते हैं। क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए तो भारतीय संसद की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। जब हम संसद कहते हैं तो अक्सर दिल्ली की वो गोल इमारत ही दिमाग में आती है, पर इसकी असली नींव तो हमारे संविधान में है। तो ये कहानी संविधान में कहां से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है संविधान के भाग वी से। उसमें अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक सिर्फ और सिर्फ संसद की ही बात है। उसकी संरचना, उसकी शक्तियां, उसकी प्रक्रियाएं, सब कुछ। ये हमारे लोकतंत्र का विधायी अंग है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। और इसका जो ढांचा है, जो मॉडल है, वो हमने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया है। अच्छा। और अनुच्छेद 79 में ही एक बहुत दिलचस्प बात है। वो कहता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। बिल्कुल। और यही वो पहली चीज है जहां ज्यादातर लोग, मतलब स्टूडेंट्स, गलती करते हैं। अनुच्छेद 79 साफ कहता है कि भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी: राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राज्यसभा अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा अ हाउस ऑफ द पीपल। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि राष्ट्रपति तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। फिर वो संसद का इतना अभिन्न अंग क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति उस प्रक्रिया का, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया का अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव है। कोई भी विधेयक या बिल, चाहे वो दोनों सदनों से पास ही क्यों ना हो जाए, तब तक वो कानून या एक्ट नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन न कर दें। एकदम, जब तक वो उस पर अपनी मोहर न लगा दें। वो एक तरह से गेट कीपर है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि विधायी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो ये तीनों अनुच्छेद जो संसद की नींव हैं, उनको याद रखने की एक बहुत मशहूर ट्रिक भी है ना सरला? हाँ, ये बहुत काम आती है, क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद एक क्रम में है। स से संसद यानी अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा यानी अनुच्छेद 80, और ला से लोकसभा यानी अनुच्छेद 81। 79, 80, 81 सरला। तो संविधान की नींव तो समझ आ गई। अब इस इमारत के 2 सबसे बड़े स्तंभों को देखते हैं। शुरुआत राज्यसभा से करते हैं। इसे उच्च सदन या अपर हाउस क्यों कहते हैं? क्या ये शक्तियों में सच में ज्यादा ऊंचा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उच्च सदन नाम दरअसल ब्रिटेन से आया है, जहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक समय पर सच में ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। भारत में ये नाम थोड़ा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि शक्तियां तो लोकसभा के पास ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ज्यादातर मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन राज्यसभा को उच्च कहने के पीछे दूसरे कारण हैं। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अनोखा है। ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब एक निरंतर चलने वाली सभा। लोकसभा तो हर 5 साल में या उससे पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद है देश में एक विधायी निरंतरता, एक लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी बनाए रखना। मान लीजिए अगर लोकसभा भंग हो और देश पर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो राज्यसभा एक संस्था के रूप में मौजूद रहती है। तो इसकी बनावट और सदस्यों की संख्या कैसी है? संविधान के अनुच्छेद 80 के हिसाब से राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। हो सकती है, पर है कितनी? वर्तमान में ये संख्या 245 है। इन 245 में से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। और बाकी के 12 सदस्य, उनका तो चुनाव नहीं होता, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सोच ये है कि देश के कुछ ऐसे अनुभवी और ज्ञानी लोग जो शायद चुनावी राजनीति की आपाधापी में नहीं पड़ना चाहते, उन्हें भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बिल्कुल। ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच चुके हैं। इससे बहस का स्तर भी बेहतर होता होगा। हाँ, उम्मीद तो यही की जाती है। हालांकि कई बार ये आलोचना भी होती है कि कुछ मनोनीत सदस्य कार्यवाही में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते। हाँ, ये बहस तो चलती रहती है। जी, ये इस व्यवस्था का एक व्यावहारिक पहलू है। अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर ये सदन स्थायी है, तो इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं और कब तक रहते हैं? हाँ, ये एक पहेली जैसी बात है। अगर सदन कभी भंगी नहीं होता
तो नए सदस्य आते कैसे हैं? इसका मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। जो लोकसभा के 5 साल से ज्यादा है। सही, लेकिन इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए इसके 1/3 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, हर 2 साल में? हाँ, तो ये एक साइकिल की तरह है। हर 2 साल में 1/3 पुराने सदस्य जाते हैं और उतने ही नए सदस्य आ जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सदन कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता। हमेशा 2/3 सदस्य मौजूद रहते हैं। ये सदन की संस्थागत स्मृति या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को बनाए रखता है। अच्छा, तो इसीलिए इसे बुजुर्गों का सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। सिर्फ अनुभव के कारण या उम्र की भी कोई शर्त है? उम्र की भी शर्त है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 है। बिल्कुल। तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ ज्यादा परिपक्व और अनुभवी लोग होंगे जो लोकसभा के जोश और राजनीतिक दबाव पर एक संयमित अंकुश लगा सकें। तो हमने राज्यसभा को समझा एक स्थायी, अनुभवी और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। लेकिन जहां जनता की सीधी और कच्ची आवाज गूंजती है, वो तो दूसरा सदन है। ये हमें लोकसभा पर ले आता है, जो चरित्र और संरचना में राज्यसभा से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अगर राज्यसभा स्थिरता का प्रतीक है तो लोकसभा जनता की इच्छा का। इसे हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य यानी सांसद या एमपीज सीधे भारत के आम नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। एकदम। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो इनके चुनाव में वोट डालता है। और इसे निम्न सदन कहने के बावजूद असल शक्ति का केंद्र तो यही है। सरकार बनाना हो या गिराना, सब कुछ लोकसभा के नंबरों पर ही निर्भर करता है। एकदम सही। इसीलिए इसे प्रथम सदन या फर्स्ट हाउस कहना ज्यादा उपयुक्त है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अच्छा। अगर वो लोकसभा में अपना बहुमत खो दें तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा जो धन विधेयक होते हैं, मनी बिल्स, उन मामलों में तो लोकसभा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, खारिज नहीं कर सकती। हाँ, अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। पहले जो 2 अतिरिक्त सीटें थीं, वो एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्यों के लिए आरक्षित थीं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, उसके जरिए इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इस बदलाव के पीछे क्या तर्क था? मतलब दशकों से चला आ रहा एक संवैधानिक प्रावधान क्यों हटाया गया? इसके पीछे सरकार का तर्क ये था कि एंग्लो इंडियन समुदाय अब अच्छी तरह से समाज में एकीकृत हो चुका है और उसे अलग से नामित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। ये सामुदायिक प्रतिनिधित्व को देखने के तरीके में एक बदलाव को दिखाता है। मतलब नामित सुरक्षा उपायों से हटकर अब प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति की ओर। ये संख्या में एक छोटा बदलाव था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। और वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं? वर्तमान में 543 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और इन सीटों का बंटवारा राज्यों के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य से सबसे ज्यादा सांसद आते हैं। हाँ, और सिक्किम जैसे छोटे राज्य से कम। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन ये हमेशा निश्चित नहीं होता है ना। सही कहा। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन अगर सरकार बहुमत खो दे या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चाहें तो इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। और आपातकाल में? हाँ, दूसरी तरफ अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो उसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, और ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है। और जैसा हमने पहले बात की, यहाँ सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो एक तरफ 30 साल की उम्र वाला बुजुर्गों का सदन और दूसरी तरफ 25 साल की उम्र वाला युवाओं का सदन। ये डिजाइन बहुत सोचा समझा लगता है। बिल्कुल, एक सदन में युवा ऊर्जा और जनता का सीधा मैंडेट और दूसरे में अनुभव, स्थिरता और राज्यों के हितों का संतुलन। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये तो हुई दोनों सदनों की बनावट, लेकिन ये सदन काम कैसे करते हैं? ये मिलते कब हैं? हम अक्सर संसद का सत्र सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, संविधान में बस एक ही बात लिखी है। क्या? कि संसद के किन्हीं 2 सत्रों या सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। बस इतना? हाँ,
इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को साल में कम से कम 2 बार संसद को बैठक के लिए बुलाना ही होगा। लेकिन व्यवहार में तो हम 3 सत्रों के बारे में सुनते हैं। क्या इन तीनों का अपना अपना कोई अलग चरित्र या मिजाज होता है? हाँ, ये 3 सत्र एक परंपरा बन गए हैं। हालांकि इनका जिक्र संविधान में नहीं है और बिल्कुल तीनों का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। पहला और सबसे लंबा है बजट सत्र, बजट सेशन। ये फरवरी से मई तक चलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है ना? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण और नीति प्रधान सत्र होता है। पूरे देश की नजरें इस पर होती हैं क्योंकि ये साल का आर्थिक एजेंडा तय करता है। दूसरा है मॉनसून सत्र, जो जुलाई अगस्त में होता है। इसमें काफी हंगामा होता है। हाँ, एक ब्रेक के बाद होने वाला ये सत्र अक्सर राजनीतिक रूप से बहुत तूफानी होता है। विपक्ष इसमें देश के ज्वलंत मुद्दे उठाता है और सरकार को घेरने की कोशिश करता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर-दिसंबर में होता है। ये सबसे छोटा सत्र होता है और इसमें साल खत्म होने से पहले बचे हुए जरूरी बिलों को पास कराने की जल्दी होती है। एक तरह की लेजिस्लेटिव स्प्रिंट होती है। अच्छा, इन सत्रों को बुलाने और खत्म करने की प्रक्रिया के लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल होते हैं जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं, जैसे आहूत करना, सत्रावसान और स्थगन। हाँ, इन शब्दों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश को आहूत करना या समनिंग कहते हैं, और जब सत्र का काम पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति के ही आदेश से उसे समाप्त किया जाता है, जिसे सत्रावसान या प्रोरोगेशन कहते हैं। तो ये दोनों काम राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, जो वो मंत्री परिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं। तो फिर स्थगन, एडजॉर्नमेंट, इससे कैसे अलग है? ये तो हम रोज खबरों में सुनते हैं कि सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसे एक स्कूल के उदाहरण से समझते हैं। स्थगन का मतलब है जैसे टीचर का कहना, चलो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अच्छा, स्कूल का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए क्लास रुकी है। ये सदन की बैठक को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए रोकने जैसा है। और ये अधिकार किसके पास है? हर सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है, मतलब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। इससे सिर्फ उस दिन की बैठक रुकती है, सत्र खत्म नहीं होता। और सत्रावसान या प्रोरोगेशन स्कूल के सेमेस्टर के आखिर में बचने वाली फाइनल घंटे की तरह है। मतलब सत्र ही समाप्त हो गया। हाँ, पूरा सत्र ही समाप्त हो गया है। अब आप तब तक दोबारा नहीं मिलेंगे जब तक राष्ट्रपति अगले सत्र के लिए आहूत न करें। सत्रावसान के बाद सदन में पेश किए गए बिल तो जीवित रहते हैं, लेकिन सभी लंबित नोटिस और प्रस्ताव लाप्स हो जाते हैं। तो ये थी भारतीय संसद की मशीनरी की एक विस्तृत पड़ताल। 2 सदन, उनके अलग अलग चरित्र, उनके काम करने का तरीका और सत्रों की लय। जी, हमने संवैधानिक अनुच्छेदों से लेकर दोनों सदनों के बीच शक्ति संतुलन तक हर उस महत्वपूर्ण बिंदु को छुआ है जो इस विषय की